नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही 2024 के चुनाव के मद्देनजर बैठकें कर चुके हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में सुधारों के लिए टास्क फोर्स 2024 और सलाहकार समूह का गठन कर दिया है। तो दूसरी ओर मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जिसकी वजह से सरकार और भाजपा संगठन ने सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम कार्यक्रम भी तय कर दिए हैं और इसके साथ ही मिशन 2024 के लिए बूथों को मजबूत करने की रणनीति भी तय कर ली गई है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से उर्वी कंधारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है और जनप्रतिनिधि भाविक अमीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे यहाँ पर उर्वी जी शुरुआत करना चाहूंगी। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के दिग्गज नेता पहले ही बैठक कर चुके हैं और अब ये तय है कि भाजपा के सरकार के यानी कि मोदी सरकार के जो 8 वर्ष पूर्ण होने हैं तो सभी जो सरकार की उपलब्धियां है उसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही मिशन 2024 के लिए भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा बूथों को मजबूत करने का। जी, अभी 2024 की जो भाजपा की रणनीति है वो बड़ी साफ है कि सबका साथ सबका विकास। और इसके तहत जो भी काम हुआ है अब तक वो लोगों को कभी क्या होता है कि काम हुआ है, वो फर्क भी पड़ा है उनके लाइफ में, लेकिन वो पता नहीं चलता है कि कैसे ये हुआ है। तो लोगों को हम बताएंगे कि हम कैसे विकास का कार्य हम करते हैं, आगे क्या करने वाले हैं और लोगों से हम कैसे जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। आपकी और दीपचंद जी यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। अगर पार्टी की बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो जैसे कि पहले ये तय किया गया था चिंतन शिविर में, उस हिसाब से कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के लिए टास्क फोर्स की, पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप की और सेंटर प्लानिंग ग्रुप भी रचना की गई है और उसका ऐलान भी कर दिया गया। जी, आदरणीय जल्पा जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप उन पत्रकारों में से एक है जो ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उदयपुर में 13-15 तक संकल्प चिंतन शिविर में पारित संकल्पों को पूरा करने के लिए जो आज पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप टास्क फोर्स 24 एवं भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप का गठन किया। सबसे बड़ी बात ये थी जल्पा जी, जो हमने 13 से और 15 तारीख तक जो हमने संकल्प किया था कि उसमें कांग्रेस पार्टी इम्प्लीमेंट करेगी कि नहीं करेगी, सबसे बड़ा पर्सन ये था। पार्टी ने हमेशा हम सबका भला किया है। अब समय आ चुका है सभी कार्यकर्ताओं के लिए कि पार्टियां कर चुकाई जाए और हमें निस्वार्थ, और खुद सोनिया गांधी जी ने कहा है कि अनुशासन और संगठन में काम करना होगा। जल्पा जी, अच्छे दौर के साथी बहुत होते हैं, जीवन में बुरे दौर के साथी कम होते हैं। जब दौर खराब रहे वो और जो डटा रहे वही सच्चा सिपाही होता है। अगर कोई चला गया उसके जाने का गम नहीं, और जो है हमारा सीना उसी से चौड़ा है। हम फिर भी अपनी आवाज बुलंद करते हैं। राहुल गांधी जी निरंतर जनमानस के मुद्दे जनता के सामने, सरकार के सामने, चाहे भूमिका विपक्ष की भूमिका के तौर पे उठाते हैं। भले ही सरकार उनका मजाक उड़ाती है, लेकिन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं सरकार को यू टर्न लेना पड़ता है। चाहे कोरोना का मुद्दा हो ले लीजिए, चाहे जीएसटी का मुद्दा ले लीजिए आप, चाहे नोटबंदी का ले लीजिए, चाहे महंगाई का ले लीजिए, चाहे पेट्रोल का डीजल, चाहे भ्रष्टाचार का ले लीजिए, चाहे युवाओं का मुद्दा ले लीजिए। जी कहीं ना कहीं देश की राजनीति के अंदर आज जो भाजपा को पता है कि हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ और कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ, इसलिए राहुल गांधी जी को डैमेज करने के लिए कई बार षड्यंत्र रचते रहते हैं। आपने देखा होगा जब आज 8 वर्षों में बीजेपी देश चुनाव तो जीतती आ रही है, लेकिन देश का एक संतुलन बिगड़ गया है, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मामले पर हो। इसलिए आप देखो कि आज अजीब सी स्थिति इस देश में बन गई है, जो भारत को संवैधानिक ढांचा और उसका जो मूल रूप का हनन करते हैं। और आने वाले जल्पा जी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि जब देश का शंखनाद होगा और भारत के भविष्य का, भारत की जनता या तो मोदी जी को चुनेगी
या राहुल गांधी जी को चुनेगी। और मैं आपको इस पर बता दूं, इसीलिए जो G23 का जो मुद्दा था, तो सोनिया गांधी जी ने कहीं ना कहीं जो नाराज चल रहे थे हमारे से, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, उनको जगह दी है। और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक खाई थी, उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करी गई है। और हम बहुत ही जल्दी भारत जोड़ो यात्रा के मुहिम के द्वारा जितने भी जनमानस के मुद्दे हैं जनता तक पहुंचाएंगे। और आने वाला 24 गांधी परिवार का होगा और कांग्रेस परिवार का होगा। जी, आपकी और ज्योति जी यहाँ पर आना चाहूंगी। 2024 के लिए चाहे कितनी भी बैठक हो, लेकिन ये तो मुद्दा क्लियर है कि भाजपा जो कि सरकार में है वो अपने किए गए कार्य को गिनवाना चाहेगी, और अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उनको जनता के मुद्दों पर आगे आना होगा। लेकिन यहाँ पर राजनीति में फैसला यही होता है इसी चीज से कि कौन सा पक्ष अपनी बात को ज्यादा अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाता है। बिल्कुल जल्पा जी। अब चुनाव एक तरह से एक कंपटीशन जैसा हो गया है कि जिसमें जो अच्छा परफॉर्म करता है वो जीतता है। तो उसमें आपने जैसे कहा बिल्कुल वैसे ही होता है कि जो सत्ताधारी पक्ष है वो अपनी उपलब्धियां गिनवाएगा और जो विपक्ष है तो वो उनके फेलियर्स गिनवाएगा। अब कौन ज्यादा असरकारक तरीके से जनता के सामने अपने मुद्दे रख पाता है और जनता को इम्प्रेस कर पाता है, उस पर फिर चुनावी परिणाम तय होते हैं। अब जैसे दीपचंद भाई ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि अभी कांग्रेस का बहुत बुरा दौर चल रहा है। और मैंने पहले भी अपनी कई डिबेट्स में कहा है कि जिसका सूरज तपता है उसका डलता भी है। अभी कांग्रेस उसी का उदाहरण है, लेकिन इसी उदाहरण को मद्देनजर भाजपा को भी रखना है कि जो 10 साल 20 साल पहले कांग्रेस थी और अभी जो हालत है वो आपकी भी हो सकती है अगर उनसे कुछ नहीं सीखे तो। कांग्रेस ने भी काफी गलतियां की है पहले, और अभी ना दोहराए वो अच्छी बात है। क्योंकि जो देखिए, अगर मैं विश्लेषण करूं तो जो भाजपा का प्लस पॉइंट है वो ये है कि उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो बहुत जबरदस्त है। अभी तक उस लेवल के दूर दूर तक कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है। और जो दूसरा है कि उनको पता है कि अगर एकजुट रहेंगे तभी सत्ता में बने रहेंगे, जैसे ही गुटबाजी शुरू होगी बिखर जाएंगे। तो वो मतलब कई अनचाही चीजें होती है, नेता वहां भी असंतुष्ट है, लेकिन फिर वो जानते हैं कि अगर हम अपने अपने गुट बनाएंगे तो फिर जो है वो भी नहीं रहेगा। जबकि कांग्रेस को इस गुटबाजी से उबरना है, उसको अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है। अभी ना सिर्फ राष्ट्रव्यापी फलक पर बल्कि प्रादेशिक फलक पर भी अपने अपने गुट, अपने अपने नेता स्थानिक लेवल पर भी हैं। तो वो जो एक कमी है वो कांग्रेस को दूर करनी है। और बशर्ते, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि बुरा वक्त चलता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लड़ना छोड़ दें। आप लड़ते रहिए, क्योंकि वरना नहीं लड़ेंगे तो बिल्कुल एक तरफा शासन पद्धति हो जाती है जो लोकशाही के लिए बिल्कुल खतरनाक है। तो उनका लड़ना भी बहुत जरूरी है। और जाहिर है कि जब राजनीति होती है तो विपक्षियों को मतलब दबाया जाता है, ये हर प्रकार से मजाक भी उड़ाया जाता है, ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो उनसे प्रभावित हुए बिना हम लड़ते रहेंगे तो हो सकता है कि आगे कांग्रेस को भी शायद फिर वापस अपना बेस मिल जाए। लेकिन जो कहते हैं ना, प्रयत्न करते हैं लेकिन अगर उसकी दिशा गलत हो तो फल नहीं मिलता है। कांग्रेस का भी वही हालत है, वो चिंतन शिविर करते हैं, मतलब बहुत कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, लेकिन एक तकलीफ आती है इम्प्लीमेंटेशन पर। वह इम्प्लीमेंटेशन हर चीज वो हर स्थानीय नेता नहीं करता। अगर उसको अपनी मतलब लगता है कि ये मेरे फेवर में नहीं जाएगी चीज, तो वो नहीं करता, वो अपने को आगे रखता है, पक्ष को पीछे रखता है। तो वहां पे कांग्रेस मार खाती है। और दूसरी बात है कि जो खास मुद्दे हैं जिनसे कांग्रेस से क्यों विमुख है जनता, उनको पता है, भाजपा वालों को पता है, लेकिन वो इसी बात को बार बार मतलब आगे करते हैं। लेकिन कांग्रेस समझ के भी नहीं समझना चाहती, उस पर काम करना नहीं चाहती है, तो फिर उनको नतीजे मिलने में बहुत मुश्किल होगी और देर भी होगी। तो जो जो ये दो मेन मुद्दे हैं वो उन पे अगर मतलब कांग्रेस अपना रवैया बदले
तो काफी कुछ मतलब उनको वापस आने में, कम बैक करने में आसानी हो जाएगी जलपा। जी बिल्कुल। आपकी और भाविक जी यहाँ पर आना चाहूँगी। 2024 की बात करें, अगर कांग्रेस की बात करें तो सबसे पहले ये भी देखा गया था कि कहीं ना कहीं चुनावी रणनीतिकार के कोई प्रेजेंटेशन भी सामने आया था कि कांग्रेस के लिए दिया गया था, लेकिन फिर ये भी देखा गया कि जैसे ही कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की कांग्रेस के साथ नहीं बनी तो एक बयानबाजी आनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो उन्होंने उदयपुर चिंतन शिविर की बात करें, उसे असफल बता दिया। उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हारने वाली है, और उसके बाद आज फिर से एक बार उनका निवेदन सामने आया जो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ महीने पहले भी दिया था कि अगले 20-30 वर्षों तक देश की राजनीति जो है वो भाजपा के इर्द गिर्द ही घूमेगी। तब प्रश्न ये होता है कि अगर प्रशांत किशोर को ऐसा पहले भी लगता था, अभी भी लगता है, तो फिर उन्हें प्रेजेंटेशन कांग्रेस को देने की कहाँ जरूर आई थी कि 2024 के तहत कि 2024 में अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो फिर भाजपा को हरा सकती। देखिए, जो ये आपने जो सवाल मुझे पूछा है, बहुत ही मुझे दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको जवाब देने के लिए, जी क्योंकि सबसे बड़ा पहले तो उस आदमी को आपको समझना पड़ेगा जी ये पीके है कौन। क्योंकि वो जो है वो स्ट्रेटेजी बनाता है, मार्केटिंग करता है, और ये प्रोफेशनल आदमी है। तो सबसे जाहिर बात ये है कि सबसे पहला उनका यूज किसने किया था? बीजेपी वालों ने। जी आपको पता ही होगा, मोदी जी का जो कैंपेनिंग किया था उसका सबसे बड़ा जो चेहरा था वो पीके थे। तो अब देखो जो है उनको वहां पर तक पहुंचा दिया पीएम की सीट पे। उसके बाद उन्होंने जेडीयू के लिए भी काम किया, जी टीएमसी के लिए भी काम किया, आपके लिए भी काम किया। मतलब जहां जहां पे कांग्रेस के जितने विरोधी थे उसी दलों के लिए उन्होंने काम किया। यह समझने वाली बात है। कांग्रेस मुक्त भारत जो है जी वो जो स्लोगन जो दिया था वो भी ये महाशय ने दिया था। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस को इनको क्यों जरूरत पड़ी कि उनके लिए वो बुलाया और उनसे ये सलाह मशवरा किया। तो ये समझने वाली बात है कि ये आदमी जो है वो स्ट्रेटेजी बनाता है। अगर आप ये समझते कि ये हमारे लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बना रहा है, लेकिन ये प्रोफेशनल आदमी है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई स्ट्रेटेजी दे और उसका विरोध में वो दूसरी कोई स्ट्रेटेजी तैयार करता हो। जी तो जाहिर बात है राजनीति में ये सब चलता रहता है। आपको ये चीज देखनी है कि ये आदमी जो है ना आप में सेट हो पाया, ना जेडीयू में सेट हो पाया, ना टीएमसी में गया, वहां पे भी वो सेट नहीं हो पाया। तो इनका मतलब क्या है? तो मेरा अंदाज से जो मैंने देखा हुआ है, उनकी पॉलिसी देखी हुआ है, जहां जहां पे कांग्रेस जहां मजबूत रही है कुछ हद तक, तो वहां पे वो जो सामने वाले जितने जो भी पक्ष है तो उनके साथ में जाके उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है और कांग्रेस को बुरी तरह से हराया भी है। उसमें वो सफलता भी उन्होंने पाई है। और ऐसा भी नहीं है कि वो हर जगह पे सफल भी हुए। हमने देखा हुआ है, अभी उन्होंने गोवा के अंदर उन्होंने जो काम किया है, लेकिन वहां पे टीएमसी को इतना सफलता नहीं मिला है। तो ये आदमी को देखना पड़ेगा। रही बात उनकी बयानबाजी की बात है, वो खुद जानते हैं कि किस पार्टी में क्या परिस्थिति है। उन्होंने आज तक देखिए आपके लिए कभी स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये आप ऐसी पार्टी है वो कुछ नहीं कर पाएगी। टीएमसी के बारे में उन्होंने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई ये इतना तक ही रहेंगे। लेकिन जहां कांग्रेस की बात आएगी तो उनका मुंह खुल ही जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना, पहले से ही उन्होंने स्लोगन दिया हुआ है, भारत कांग्रेस मुक्त भारत। तो ये सब हमको सोचना पड़ेगा। और हमको मतलब जनता को नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए बोल रहा हूँ कि उनको ये चीज मनोमंथन करनी चाहिए कि कौन हमारा है, वो कौन हमारे लिए अच्छा काम करने वाला है। ऐसा नहीं कि खाली पीके के पास स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे सलाहकार है, लेकिन पीके जानता है कि कांग्रेस को तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे जुटबंदी है, गुट चल रहा है उनका। एक नेता कोई अपना दरबार लेके चल रहा है, दूसरा नेता कहीं दूसरी तरफ चल रहा है। G23 का जो है उनको भी सब पता है कि G23 में इतना प्रॉब्लम है। तो ये सब निचोड़ करके उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई, मैं तो कहता हूँ अच्छा है कि कांग्रेस ने उनको रखा नहीं।
अगर रखा होता तो मेरे ये सब उनको टास्क फोर्स या ये सब कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये अकेले आदमी ही कांग्रेस खत्म कर देता। कांग्रेस के पास इतनी पुरानी पार्टी है, अच्छे अच्छे नेता है, उनकी सलाह लेने की जगह ऐसे प्रोफेशनल आदमी के पास सलाह लेना मेरे ख्याल से कांग्रेस का बहुत बड़ी कमजोरी कह सकते हैं या उनकी भूल कह सकते हैं। रही बात अपने 2024 की बात कर ले, तो मैं तो अपने जनता के जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के हिसाब से बात करता हूँ कि चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या आप पार्टी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति बनाए, लेकिन जनता को मनोमंथन करने की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोकशाही देश के अंदर विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए। जो ये जनता ने ही विरोध पक्ष खत्म कर दिया है, फिर आप विरोध पक्ष से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख ही नहीं सकते। अभी देखिए आपने कितने भी हम लोगों ने देखा हुए सांसद के अंदर कि वो लोग जो ज्यादा मतलब उनकी मेजोरिटी है तो उनके हिसाब से वो लोग बिल पास कर देते हैं और इनकी परिस्थिति ऐसे हो जाती है। फिर उन लोगों का जो विपक्ष को बड़ी जोर से और मजबूती से उनका पक्ष रखने के बाद भी अगर वो बिल पास हो जाता है, फिर रास्ते में आंदोलन करना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है, 6 महीना 4 महीना या 8 महीना ऐसे निकल जाता है। फिर सरकार को पता चलता है कि नहीं भाई हमारी गलती है, गलती तो नहीं होती है लेकिन कहीं कहीं ना झुक जाते हैं। तो झुक जाने के बाद फिर वो बिल रद्द कर दिए जाते हैं या फिर उनको संशोधन के लिए भेज जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि ऐसे मुद्दों पर जब नेता दूसरे विपक्ष इतना टाइम स्पेंड करेंगे या जनता को इसमें उनका समय बर्बाद होता है तो देश का पतन होता है, देश को भी उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। क्योंकि इतने इतने सारे नेता को अगर हम लोग मान के उनको छूटा के वहां पे भेजते हैं और उनका आधा टाइम अगर ऐसे रैलियों में, सभाओं में, आंदोलनों में चला जाता है तो जाहिर बात है कि जो देश का जो प्रगति होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो मेरे अंदाज से विपक्ष मजबूत होना चाहिए। 2024 की रणनीति जो है इतनी करनी चाहिए। 8 साल हो गया है, भाजपा नो डाउट उनका जो स्ट्रेटेजी है वो तो हर साल ऐसे करते हैं। 5 साल खत्म हो गए फिर उनका ये प्रोग्राम चलता है, 6 साल खत्म हो गए ये फिर प्रोग्राम चलता है। ये कुछ पिछले साल ही उन्होंने नहीं चलाया क्योंकि कोरोना का टाइम था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने राज्यों के हिसाब से उन्होंने ये किया है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखनी है कि जो 8 साल हुआ, अभी हम लोग ऐसा मान ले, जनता के हिसाब से बोलता हूँ तो 8 साल भी जनता ने बहुत कुछ पार्टी को दे दिया है समय। अब मोदी सरकार को उनको फेस करना है कि हम लोगों ने नोटबंदी किया, जीएसटी किया, ये महंगाई थी जो मार हुई, ये सब चीजें वो किस तरह से वो लोग जनता के सामने प्रेजेंटेशन करते हैं वो अभी देखना है। और विपक्ष को भी देखना है कि 8 साल पहले कांग्रेस ने क्या दिया था और 8 साल के बाद अभी भाजपा सरकार ने क्या दिया, वो जो डिफरेंट है वो लेके अगर जनता के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको फायदा हो सकता है। फायदा कहने का मतलब क्या है कि मेरा अंदाजा ऐसा है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। कहीं भी हो, कहीं राज्य की सरकार हो, वहां पे भी विपक्ष मजबूत हो जाना चाहिए ताकि जनता की जो आवाज है वो लोग उठाएंगे तो उनका असर रहेगा। और मेरे अंदाज से 2024 से अभी 2 साल बाकी है, 2 साल में अच्छा काम हो सकता है। और 2 साल के बाद आप देखिए इस साल के अंदर गुजरात में और हिमाचल में इलेक्शन है, अभी उसके दूसरे साल जाएंगे तो वहां राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन आएगा, कर्नाटक में इलेक्शन आएगा। तो बहुत के अंदर इलेक्शन जी, बहुत बड़े राज्यों के अंदर इलेक्शन आ रहा है, बिल्कुल। तो उनका जो लाभ लेना है वो विपक्ष को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जोर से मजबूती से लड़े ताकि कम से कम ज्यादा से ज्यादा सीट लाए या फिर अपना सरकार बनाए ताकि वो 2024 का जो मिशन उन्होंने रखा है कहीं ना कहीं उनमें उनको फायदा हो सके। जी जलपाल, बिल्कुल आपकी और उर्वी जी यहाँ पर आना चाहूंगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन है कि ये भी मिली है कि मोदी और बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए एक नया फॉर्मूला तय किया है जिसको नाम दिया गया है MYY, यानी कि महिला, युवा और योजनाएं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ध्यान रहा है जनमानस के ऊपर। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा एक अप्रोच रहा है कि जनमानस की दिक्कतें क्या है। तो एक मैं स्टेटमेंट आपको मैं रिकॉल करना चाहता हूँ आज।
मोदी जी का कि ग्रामीण अर्थतंत्र जो है भारत का, उनका जब भी परचेजिंग पावर बढ़ेगा तभी हम सच्चे अर्थ में अर्थतंत्र का विकास कर सकें। ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो जब हम सत्ता में आए 2014 में, तब हमने देखा कि ग्रामीण अर्थतंत्र की क्या पोजीशन, तो उसमें देखा कि प्राथमिक सुविधाएं जो है उसके अभाव में 55 से 60% जनता वो रह रही है। वो एक उसका एक स्वप्न है कि हमारी प्राथमिक सुविधाएं जो है वो दैट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर देम। तो प्राथमिक सुविधाओं में भारतीय जनता पार्टी ने ये फोकस किया कि पानी दो, बिजली दो, सड़कें दो, टॉयलेट्स दो, उनको एलपीजी गैस दो। तो इससे जो एक एक ग्रामीण एक व्यक्ति के जीवन में जो फर्क पड़ता है वो सबसे अहम बात है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये खरीद शक्ति जो बनेगी वो अर्थतंत्र की खरीद शक्ति बनाएगा। वो हमारा फंडामेंटल है। इसके आधार पे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकेंगे, उसके आधार पे हम लोकल इन्वेस्टमेंट का भी हम क्लाइमेट बिल्डअप कर सकेंगे और सारा अर्थतंत्र को हम एक गति दे सकेंगे, एक सच्ची दिशा में हम उसको ले जाएंगे। तो उसी के बेसिस पे हमने प्राथमिक सुविधाओं पे काम किया और नंबर्स हमारे सामने मौजूद है। क्या फर्क पड़ा है वो परिस्थिति हम सब जानते हैं और उसी की वजह से 2014 का रिपीट हुआ 2019 में। आज भी हम विकास का कार्य जो है वो विकास कोई एक स्लोगन मात्र नहीं, विकास हमेशा एक व्यक्ति से शुरू होता है। व्यक्ति के जो जीवन की जो बेसिक बातें हैं उनसे विकास वहां से शुरू होता है, ये हम मानते हैं। और फिर वो आगे इकोनॉमी तक आता है, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स तक जाता है। तो सारा जो 8 साल में जो हमारा कंसंट्रेशन था वो ये प्राथमिक सुविधाओं के ऊपर। दूसरी बात कि सबसे अहम बात 2024 भी जो चल रहा है, बात तो ये भी हुई थी कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जी, किसानों की आय के बारे में ग्रामीण अर्थतंत्र का मतलब क्या हुआ जल्पा जी? ग्रामीण अर्थतंत्र मतलब किसान का अर्थतंत्र है। ग्रामीण में और कोई अर्थतंत्र खास तो है नहीं कर। तो ग्रामीण अर्थतंत्र में जो किसान है उसकी आय बढ़े, उसकी पद्धति जो है, उसकी जो प्रोसेस है एग्रीकल्चर की, उसमें मॉडर्नाइज हो सके, उसको जितने भी सारे उनकी सुविधाएं बढ़े, वो हमारा है। लेकिन उसमें तीन पहलू है किसान में कि एक उसका प्रोडक्शन होता है, दूसरा फाइनेंस होता है और तीसरा मार्केटिंग। तो ये तीनों पहलू को मिला के हम कैसे किसान का विकास कर सके, उनकी आय। हमने एमएसपी तो वो आइडिया तो कहीं ना कहीं 3 कृषि बिल का आया था, लेकिन किसानों ने ही इसके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी थी। जी, हमारा एमएसपी के बारे में एक जो हमने जो नीति तय की थी कि जो लागत है उसके 1.5 गुना उनको प्राइस मिलनी चाहिए करके। तो स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस भी उसमें कंसिडर किए गए थे और उसी के आधार पे एमएसपी का एक फॉर्मूला तय हुआ है। उसके बाद में मार्केटिंग लेवल पे हमने मॉडर्नाइज करने के लिए, विकास करने के लिए, फार्मर को मार्केट के साथ जोड़ने के लिए कुछ लॉज हमने प्रपोज किए थे। कुछ सेक्शंस, कोई सेक्शन थे फार्मर्स के, तो इनको ये बात नहीं जची। तो हमने सोचा कि ये जो है अभी इनका जो समय जो है वो सही नहीं है और उसके वजह से अशांति, देश में अराजकता होने की बड़ी संभावना खड़ी हो गई थी। तो ये राष्ट्र के हित में रास्ता ये भी तो हो सकता था कि उन्हें जिन जिन चीजों में प्रॉब्लम थी उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते थे, यानी कि उन्हें किसी सेक्शन से तकलीफ थी या किसी पर्टिकुलर कोई लाइन से तकलीफ थी तो वो भी तो हम निकाल के इम्प्लीमेंटेशन कर सकते थे। अगर सरकार का उद्देश्य ठीक ही था, किसानों के हित में ही था, तो फिर सुधार भी आमने सामने बैठकर हो सकता था। लगातार हम प्रयत्न कर रहे थे जल्पा जी कि किसान से बात करें, किसान के व्यूज हम जाने, क्या है स्पेसिफिक मुद्दे,
वो जान के हम सुधार कर सकते हैं। हम सुधार के लिए हम मानते हैं कि विकास के साथ सुधार भी ज़रूरी है। तो विकास के लिए हमने कुछ लॉ में अमेंडमेंट किया, लेकिन उसके तहत कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो सुनने वाली बात थी, लेकिन वो जो फीडबैक सिस्टम जो होना चाहिए, वो फार्मर्स को कलेक्टिव लेवल पे आके वो फीडबैक सिस्टम बना के वो बात करनी थी, लेकिन वो संवाद, खेद है कि हम नहीं कर सकते। जी, लेकिन एमएसपी को लेकर भी जो मूल वो था, तो सरकार तो एमएसपी देती ही होगी, तो फिर उनकी जो मांगे थी कि इसे लिखित में क्यों ना दिया जाए, तो एमएसपी की सिस्टम पुरानी है। उसमें जो भी अभी का जो रवैया जो बदलने की ज़रूरत थी, उसके हिसाब से एक फॉर्मूला तय करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी का सिस्टम नया एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें 1.5 गुनी लागत के 1.5 गुनी रकम उनको मिलती है कीमतों के तौर पे, और जो भी क्रॉप्स जो है उसमें इंक्लूड किए हुए हैं, उसके तहत वो फार्मर्स को बेनिफिट मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में प्राइस एमएसपी से भी ज़्यादा मिलती है। यही साल हमने गेहूं में ये देखा, परिस्थिति जब नियंत्रण के बाहर जा रही थी, हमारे लोगों की दिक्कतें हमारे सामने आई कि गेहूं की प्राइसेस अगर बढ़ जाएगी, तो हमने एक्सपोर्ट कंट्रोल का भी एक कठोर भी डिसीजन लेके हमने इंश्योर किया कि गेहूं जो लेकिन है उर्वी जी, वो आप जो लोगों बता रहे तक हो वो पहुंचे। निर्णय तो पहले भी लिया जा सकता था, क्योंकि कुछ तो एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन भी किया गया था सरकार की ओर से, जो कमेटी शायद डिसाइड जलपा करने जी, वाली थी कि निकास कितनी होगी, और एक लक्ष्य भी रखा गया था। जो पिछले 2-3 सालों में जो असाधारण परिस्थितियों में से हम गुजरे हैं, सारे विश्व की बात है, उसमें महामारी और एक युद्ध, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि सारी जो इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी वॉलेटाइल हो जाती है। वो इतना ऊपर नीचे हो जाती है, कभी किसकी वजह से, कभी किसकी वजह से। तो उसी के तहत जो भी निर्णय करने पड़ते हैं, वो बड़े बड़े सक्षमता से एजाइल रह के करने पड़ते हैं। वो क्षण क्षण का मार्केट बदलता है। तो तभी का जो पोजीशन जी, देखा लेकिन कि रसिया वो और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो पहले से ही कहा जा रहा था कि शायद भारत को इससे फायदा भी हो सकता है, उसकी गेहूं की जो मांग है वो बढ़ने वाली है। यानी आइडिया तो हमें पहले से था, और कितना उत्पादन हुआ है वो भी अंक पहले से ही सामने आ गए थे। सारा जो ब्लैक सी वाला रूट था, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई सब जगह पे, पहले कोविड की वजह से और बाद में ये यूक्रेन रशिया की वजह से। वो ब्लैक सी वाला जो पोर्शन जो है, कॉरिडोर है, वहाँ से काफ़ी ट्रेडिंग होता है, वहाँ काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन होता है, काफ़ी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसी के तहत जो डिसरप्शन हुआ, तो प्राइसेस बढ़ने लगी। जैसे प्राइसेस को बढ़ते हुए देखा, और हमने सोचा कि हमारे गेहूं अगर बाहर चले जाएंगे तो हमारे लोग को क्या देंगे करके। तो उसी हिसाब से हमने एक्सपोर्ट नियंत्रण का निर्णय किया। लेकिन ये निर्णय जो है वो एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसको देख के, जान के, समझ के करना होता है, तो वो हमने किया है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, एक मिनट मैं आपकी और लूंगा, कि स्थिरता हमारी दूसरी, पहली जो हमारी प्राथमिकताओं की बात है और दूसरी स्थिरता की बात है। हमारा हमेशा प्रयत्न रहा कि आर्थिक स्थिरता हो, आर्थिक स्थिरता के अंदर हमारे प्राइसेस, कीमतें की स्थिरता हो, आवश्यक चीज वस्तुएं जो है वो जन जीवन तक वो अपनी कीमतों पे अफोर्डेबल प्राइसेस से वो जा सके, वो इंश्योर करके हमें आर्थिक स्थिरता लानी है। सामाजिक स्थिरता की बात है, और इंटरनेशनल लेवल पे स्थिरता के लिए हम जो भी सकारात्मक भूमिका कर सकते हैं वो हमारी रही है कि संवाद की हम बात कर रहे हैं। आज भी हम संवाद, जापान में भी संवाद किया, यूक्रेन रशिया मामले में भी हम संवाद से आगे बढ़ते हैं। और आज पहले 2 महीने से पहले अभी कुछ परिस्थिति जो है वो स्थिरता की ओर आ रही है। तो मेरा कहना ये है कि स्थिरता और प्राथमिकता
सुविधाएं, ये हमारा मुख्य मुद्दा है, यही हमारी रणनीति है और उसी के माध्यम से हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और उसमें अगर आवश्यकता हुई तो हम राजकीय पक्षों का भी हम साथ लेके आगे बढ़ने वाली पार्टी है। जी, उम्मीद रखते हैं कि 2024 आने तक मुद्दे ना चेंज हो लेकिन जनमानस के ऊपर ही केंद्रित रहे। आपकी और दीपचंद जी यहाँ पर आना चाहूंगी क्योंकि अगर चिंतन शिविर की बात करें तो उसमें पार्टी ने ये भी तय किया था कि संसदीय बोर्ड के स्थान पर प्रत्येक राज्य तथा केंद्र में राजनीतिक मामलों की समितियां भी गठित की जाएगी क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस से जो संतुष्ट गुट थे उनकी यही अहम मांग भी रही है। आदरणीय जलपा जी, अभी भाविक जी ने बहुत सही बात कही कि कांग्रेस पार्टी को मिटाने की कोशिश बहुत समय से चल रही है। कांग्रेस नहीं मिटी। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस को रिप्लेस करने का सपना भारतीय जनता पार्टी, आप सोचो, उनका सपना है, ना पूरा हुआ है ना पूरा होगा। हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन देश का जनमानस भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो आपने भी बात कही कि कांग्रेस के अंदर मन मिटाऊ जो जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। देखो, उसी के लिए तो टास्क फोर्स 24 का गठन किया गया है, जिसमें जो हमारे सीनियर नेता थे, चित्तरंजन है, मुकुल वासनिक है, जयराम रमेश है, केसी वेणुगोपाल है, अजय माखन जी है, प्रियंका जी है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जितना मीडिया सेल मजबूत है, बिल्कुल उसके मुकाबले कांग्रेस पार्टी का इतना मजबूत सेल नहीं है। इसलिए ये अब की बार मीडिया सेल का और जमीनी स्तर पर और उसको मजबूत करने का काम करेगी। और जो भारत जोड़ो अभियान के अंदर आज से 80 साल पहले था, भारत छोड़ो अभियान चलाया गया था। आज अब 2 अक्टूबर को भारत जोड़ो अभियान चलेगा। जितने भी जनमानस के मुद्दे हैं, उर्वशी भाई बहुत अच्छे वक्ता है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन उर्वशी भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज देश पूछ रहा है कि रोजगार का समाधान दे दीजिए, देश पूछ रहा है कि समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए, देश पूछ रहा है कि जो आपने गलत नोटबंदी की उसे एमएसपी तबाह हो गई, उसका समाधान दे दीजिए। 2016 के बाद आर्मी के नसेस भर्ती नहीं निकली, 2018 के बाद कोई वैकेंसी आर्मी की नहीं निकली। 1 साल तक किसान धरना प्रदर्शन किया, किसानों के मुद्दे पे आज कोई चर्चा नहीं। और अभी आपने कहा कि किसान के बारे में हमने शायद आपने कहा था 2000 फरवरी में 22 के अंदर हम डबल आय कर देंगे। आपने किसानों को खालिस्तानी भी कहा, पाकिस्तानी भी कहा, और आपने भी बोला कि हमने उनसे बात सुनने के लिए चाहा था। तो आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था उस टाइम में कि एक फोन कॉल की दूरी है, आप फोन करेंगे तो हम आ जाएंगे। आप बताइए, 1 साल तक किसान धरना प्रदर्शन करा और 700 आदमी किसानों की शहादत हुई, लेकिन किसी भी मंत्री संतरी ने किसानों के ऊपर एक शब्द तक नहीं बोला। दूसरी बात, आप अगर कानून किसानों के बारे में सोचते हैं तो आप मुझे ये बताइए, जो एमएसपी कानून लाए थे, अगर वो गलत है तो लाए क्यों, अगर सही थे तो हटाए क्यों? आप इसी का जवाब दे दीजिए। लेकिन आप जवाब नहीं दे पाओगे। आज देश पूछ रहा है कि रुपए डॉलर की तुलना पे कहाँ जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। हरियाणा में 16 लाख बच्चों की मिड डे मील बंद कर दी, उस पर कोई चर्चा नहीं। बस चर्चा हो रही है तो ज्ञानवापी मस्जिद पे। अरे भाई, जो चला गया उसको देना बंद करिए, जो आज है भविष्य की सोचिए। आप तो भूतकाल की बात करने बैठ गए इधर। और देश क्या है, नीति से चलता है, देश समाधान से चलता है, लेकिन आप वो उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। उर्वशी भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा जलपा जी, कांग्रेस पार्टी का अभी जो समय चल रहा बहुत खराब चल रहा है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, फिर जिम्मेदारी से बात कहता हूँ। लेकिन मैं आपको कहीं ये भी बोलना चाहूंगा कि बिहारों में हवा आती है, तूफान आते हैं, तूफानों से छत उजड़ती है, जमीन नहीं उजड़ती। जड़ कांग्रेस की इस हिंदुस्तान के नस में है। कांग्रेस के लोगों की शहादत जमीन के अंदर है। हमने अपने लहू से हिंदुस्तान सींचा है। ठीक आज एक दौर है कि आज हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आज हम उस पोजीशन पे नहीं है, लेकिन जब जब कांग्रेस की परीक्षा हुई है, जब जब कांग्रेस पार्टी जमीन पर आई है, तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े रूप में उभरी है। और हम आने वाले समय भी बहुत बड़े रूप में उभर कर आना चाहेंगे, क्योंकि जो आज के जनमानस के मुद्दे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं। 2014 से पहले इन्होंने जलपा जी ये वादे किए थे कि
ये वादे करके आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लोगों को ये रोजगार देंगे। आज देखो लोगों को इन्होंने क्या कहा है। आज लोग इनसे रोजगार मांगते हैं तो उन पे एफआईआर और एनएसए लगाने की बात करते हैं। ये लोग सारे संसाधन ये बेच खा चुके हैं, तो रोजगार है कहाँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा उर्वशी भाई, अगर रोजगार हो तो आप हमें भी बताइए। हमारे युवा आज रोड पे चल रहे हैं। आज सिर्फ लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान की जो राजनीति कर रखे, जो पढ़ा लिखा है युवा है, उसके हाथों में आपने झंडे थमा दिए हैं ताकि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति तक सीमित रहे और जो जनमानस के मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना हो। आज का दौर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा उर्वशी भाई, जो आज आप हिंदू मुसलमान के चक्कर में जो आज बीज बो रहे हो, आने वाले समय में काटना भारी पड़ेगा। ये आप देखो, ये आप जो हम राजनीति कर रहे हैं, पार्टियां तो आती जाती है, लेकिन आप ये देखो देश को किस ओर लेके जा रहे हो। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पे आप और हमें सबको सोचना पड़ेगा। आप और हम अपने स्वार्थ के लिए इस देश की नसें खत्म करने में लग रहे हैं। सिर्फ आपको सत्ता प्यारी है, सत्ता प्यारी, अगर आपको सत्ता प्यारी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन आप देश का उद्धार तो करिए प्रभु। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। जी जी उर्मिला। दीपचंद जी की संवेदना हमें स्पर्श करती है और हमारा हमेशा रवैया रहता है कि जो भी संवेदना व्यक्त होती है हमारे जन संवाद में, ऐसे कार्यक्रमों में, उसमें से जो भी सकारात्मक पहलू निकलते हैं वो उसके ऊपर हम हमेशा विचार करते हैं। इसीलिए हमारा जो रणनीति के 3 जो महत्व के जो मुद्दे रहते हैं वो हमेशा ये है कि एक है सेवा, दूसरा जो मैंने आपको बताया स्थिरता, और तीसरा जो हमने बताया वो सहकार। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो या न हो, हम सत्ता में नहीं थे तभी भी हम सेवा का क्या रूप हमने अपनाया था वो सारी आम जनता जानती है। सेवा के लिए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहते हैं। वो मोरबी की होनारत हो या कोविड की महामारी हो, हमेशा हमारा कार्यकर्ता जो है वो जन सेवा के लिए तत्पर रहता है। दूसरी बात वो स्थिरता की बात है। वो स्थिरता के लिए पहले तो अस्थिरता क्या है वो हमें ढूंढनी पड़ती है। तो 65 सालों 70 सालों तक दीप्तन जी लोगों को, हमारी बहनों को ग्रामीण विस्तारों में 3-3 4-4 मील पैदल चल के आधी बाल्टी पानी मिलता था तो वो अपने आप को खुद नसीब समझती थी। ये हमारी परिस्थिति थी ग्राउंड लेवल पे। बिजली का तो इनको सपना था। हम भी जुड़े हुए हैं गाँवों के साथ, तो वो बताते थे कि अगले 50 साल में भी अगर हमारे घर में लाइट आ जाएगी तो वो ईश्वर की कृपा रहेगी। तो हमने इस पे भी हमने फोकस किया, तो वो जन सुविधाएं हमने दी है। अभी उसका आप जो परसेप्शन आप बना रहे हो कि हम कुछ ही मुद्दों पे हम फोकस कर रहे हैं, वो परसेप्शन जो है वो कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन मैं समझता हूँ, क्योंकि आपका जो कांग्रेस का जो जनमानस में जो रणनीति छपा हुआ है अभी, वो ये है कि कांग्रेस की रणनीति बस 2 मुद्दों की रणनीति है, मोदी जी का विरोध और भारतीय जनता पार्टी का विरोध। आप एक मुद्दा दिखाइए 8 साल में, सकारात्मक मुद्दा आप एक दिखाइए कि जिनसे लोगों के जीवन में कुछ फर्क पड़ा हो, जिसका कुछ मीनिंगफुल सॉल्यूशन आया हो। क्योंकि आपकी रणनीति जो है दीपचंद जी, हम भी मानते हैं कि लोकतंत्र में सक्षम विरोध पक्ष होना चाहिए और कांग्रेस के पास तजुर्बा है, लेकिन हम वो मानते। आप ये बताएंगे 8 साल में आपने कितने संसाधन दिए हैं, बताइएगा जरा, कितनों को रोजगार दिया आपने, जरा बताइए। रोजगार की बात पे मैं आ रहा हूँ। आप आंकड़ा लेके बैठे होना बड़े भाई, आप बताइए कि कितनों को आपने रोजगार दिया और ये जो महंगाई बढ़ रही है किस कारण से बढ़ रही है। आज आपने दीपचंद भाई 10 रुपए कर दिए, वो पता था कि हमें, वही मैं बताता हूँ आपको। रोजगार की बात आप जो कर रहे हो ना, समझने वाली बात है ये। आप विरोध कर रहे हो, लेकिन जो बात है वो समझ भी लो।
दीपचंद जी, रोजगार और बेरोजगार के बीच में होता है स्वरोजगार। जिस तरह से इस विश्व में जो अर्थतंत्र जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उर्वी तो जी, उसमें आप तो ये स्वरोजगार, अवश्य भाई, फॉर्मूला तो पहले से 45 था, करोड़ लोगों ने स्वरोजगार का, इसमें नया क्या 45 है? मेरी करोड़ बात, लोगों ने नौकरी की मैं उम्मीद आपको छोड़ दी मैं है। आंकड़ों 45 आपको करोड़ मैं लोगों ने उम्मीद छोड़ चुके हो। आपको आप क्या बात कर रहे आपको हो? आप झूठे आपको आंकड़े मैं दिखा रहे आंकड़ा हो। बताता आपके हूँ। पास आंकड़े आप नहीं है। आपको हकीकत का मैं बता सामना रहा करना हूँ, पड़ेगा। मैं बता आप रहा हूँ, आप सरकार में है सुन तो नहीं आपको रहे हो, जवाब देना क्योंकि पड़ेगा। आप विपक्ष को आपकी जवाब दे रणनीति, विपक्ष से पूछ आप रहे हो। सुन नहीं रहे हो, जवाब देने आप नहीं रहे सरकार हो, में हो, आप सरकार पार्लियामेंट जवाब चलने आपको नहीं देना दे रहे हो। पड़ेगा। हाँ, मैं देता हूँ, पार्लियामेंट आप सरकार सुनिए, आपकी है, कमी किसकी है? आप ये आप सुनिए, मैं पार्लियामेंट को जवाब ही दे चलाता देता हूँ सदन आपका ही। को सरकार चलाती है, नेता सदन चलाता है। विपक्ष की उसकी में भूमिका होती आप है। आप आपका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। हमने एक मुद्रा योजना क्रिएट की हुई है, पिछले 5-6 सालों से वो कार्यान्वित हो गई है। उसके तहत 15 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, कि जो स्वरोजगार है, कि जो अपने बल पे वो कुछ 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए की वो अवधि की लोन लेके खुद का कुछ रोजगार करके वो 15 करोड़ लोगों को हमने सेल्फ फाइनेंस किया है, जिसकी वजह से आज 45-50 करोड़ लोग कवर हुए हैं। और इतनी विषम परिस्थितियों में भी अरे हमारा देश प्रभु, टिक आप सका है, होता तो टिक बोलते सका हैं है। कुछ पकौड़ा डाउट तलिए, हो जाता है, पकौड़ा क्योंकि तलिए, 80 करोड़ को तो पकौड़ा हम तलिए फ्री राशन युवाओं देने को। जा रहे हैं, तो आप ये जो कौन बता रहे हो सा 20, कौन 30, आपके 50 आपका? करोड़, ये स्वरोजगार की डेफिनेशन में कहाँ से आ गए? अगर हम 80 और 50 जोड़ लेते हैं तो 130 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट हमारी सारी जनसंख्या आ गई। तो कुछ अंकों में गड़बड़ है, क्योंकि 80 करोड़ को तो हम राशन दे रहे हैं, जिनको खाने के भी लालच आपको है। यही नहीं पता। 80 करोड़ लोगों को आप अनाज बांट रहे हैं, तो आप क्यों बांट रहे हैं? आप जरा जवाब दीजिए। जब आप देश विकसित है तो आप अनाज क्यों बांट रहे हैं? हम नहीं जवाब है कहते उसका? कि देश विकासशील है, विकसित नहीं है। ये तो बड़ी साफ बात है। जो कांग्रेस ने करा था उसको आपने बेचा है। आपने कोई नई नीति नहीं बनाई है। आपने क्योंकि हम कैटेगरी में है, विकसित भी नहीं है, यानी विश्व गुरु के लिए अभी देर है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। जलपा जी, कांग्रेस के लोग इस देश को विकसित है या अविकसित है या विकासशील, वो भी अब 70 साल के बाद समझ नहीं पाए। ठीक है, अभी हमें आपने विश्व बताया गुरु कि के ये लक्ष्य पे वही ध्यान देना है। हमारे माननीय हम प्रधानमंत्री जी रियलिटी पे आ जाते हैं, हम लक्ष्य पे तिरंगे का ध्यान दें। सम्मान होना चाहिए हम कि भगवे का विकासशील है, वहां पे भगवा लहराया, तिरंगा नहीं विकासशील लहराया। है, हम तिरंगे में विश्वास रखते हैं, हम भगवे में नहीं रखते। आप हम क्या ये बात कर रहे धरोहर हो की वर्षी भाई? संस्कृति, आपके लिए भगवा बड़ा है, तिरंगा बड़ा नहीं है। हमारे लिए हमारी संस्कृति बड़ी है, ये मिट्टी बड़ी है हमारे लिए। तो जापान में भगवा क्यों लहराया? जवाब देंगे। तिरंगा का हमारी सम्मान करना चाहिए संस्कृति ना। की बात, हमारी वहां पे भगवा संस्कृति लहरा की रहे हो। बात आप हम क्या कर दिखाना रहे चाहते हैं, हो? तो आपको क्या दिखाना दिक्कत चाहते है? हो? विदेशों में भी हम कि भगवा हमारी बड़ा है। मैं तिरंगे का सम्मान हमारे करता हूँ, तिरंगा बड़ा होना व्यक्ति चाहिए। से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, हमारे बेसिक हमारी संस्कृति की जो धरोहर है, जलपा जी, उसकी वहां हम पे भी रक्षा माननीय कर रहे प्रधानमंत्री हैं, जी तो उसमें जापान में आपको भगवा क्या लहराते दिक्कत हैं। है? तिरंगे का आप सम्मान तो नहीं करते ये लोग। ये वो लोग हैं और हमें राष्ट्रपति का ज्ञान दे रहे हैं। बयानबाजी ठीक करते है, हो। बहुत हो गया भाजपा और विदेश कांग्रेस, जाके बहुत हो गया, राष्ट्र के बहुत हो विरुद्ध गया। हम बयानबाजी मुद्दे पर करते हो। चर्चा कर रहे हैं 2024 के। आपकी और ज्योति जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यही है कि किसने क्या किया, 2014 से पहले हुआ या उसके बाद हुआ, और इसी में हमेशा जनता के जो मुद्दे हैं वो गुल हो जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल जलपा जी, क्योंकि कांग्रेस हो या भाजपा, प्रजा को मद्देनजर जल्दी कोई नहीं रखता है। सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी सबको प्यारी है। अगर मतलब देखिए, ये क्या है कि मेजॉरिटी जो है वो दो धारी तलवार है एक तरह से। वो मैं समझाऊं आपको कैसे, क्योंकि अगर जब मेजॉरिटी नहीं होती है, त्रिशंकु सरकारें होती है, तब भी जो बहुत वाजिब बिल है उनको पास करने में बहुत दिक्कत होती है। हम पहले भी त्रिशंकु सरकारों में देख चुके हैं कि सरकार अगर अच्छा कोई बिल लाना चाहती है, लेकिन जो सपोर्ट देने वाले गुट है वो अपनी अपनी शर्तें रखना शुरू कर देते हैं, एक तरह से नाक दबाते हैं, तो कई बार अच्छे बिल पास नहीं हो पाते। तो उस हिसाब से मतलब अभी काफी समझो आप 2 डेकेड से जनता ने त्रिशंकु सरकारें बनाई थी, और इसीलिए फिर
मेजॉरिटी दी किसी पक्ष को, तो इसके पीछे जनता का ये नजरिया था कि कम से कम भाई अच्छे बिल विदाउट उसके बैरियर के पास हो जाए। लेकिन फिर इसी बात का दूसरा तरफ सिक्के का पहलू ये हो जाता है कि फिर मनमानी भी चलती है, तो फिर उसमें जनता की आवाज को नहीं सुना जाता है, जैसे हमने ये किसान बिल में देखा। अच्छा, अब जब उर्विश जी कह रहे हैं कि हम ये प्लेटफॉर्म से ये पॉजिटिव चीजें सीख लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं यहाँ से किसानों की बात करना चाहूंगी, क्योंकि अब उन्होंने काफी कुछ किसानों के बारे में कहा। तो जैसे किसान की उनकी जो स्ट्रेटेजी है कि भाई उनको लागत से 1.5 गुना मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं, और उन्होंने जो मार्केटिंग वगैरह के 3 स्टेप गिनाए, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप आप भूल गए, वो है भंडारण का। अब जो आजकल किसानों की जो दयनीय हालत है ना, उसकी जड़ जड़ जो कहते हैं उसमें ये है कि उनको अपनी फसलें बेचने को, जल्दी से बेचने को मजबूर होना पड़ता है। जल्दी से पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके पास भंडारण नहीं होता है, चीजें जल्दी बिगड़ जाती है, इसलिए उनको बाजार में जैसे फिर वो सब्जियां हो, आलू प्याज हो या अनाज हो, कुछ भी हो, तो उनको फिर मजबूर होना पड़ता है कि उस वक्त दलाल जो भी उनको रेट देते हैं, क्योंकि देखिए फसलों का ये आलम होता है कि सारा अनाज एक साथ प्रोड्यूस होता है, तो उस वक्त बेचने के लिए एक लाइन होती है, तो दलाल इस बात का फायदा उठाते हैं कि भाई बेचने वाले बहुत हैं और उनको अपना स्टोर करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए फिर वो मन माने कम दामों में लेते हैं। तो जो गोडाउन्स बनाने हैं, इस पे खास ध्यान देना है। मैं सरकार को बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि आप गोडाउन्स को इस तरह से बनाइए कि उनको किसान किराए पर ले सके। तो सरकार को बाद में किराया मिलना है किसानों से, लेकिन वो इस तरह से कि आप भाई मतलब व्याजिब दर पे दो उनको, ताकि उनको महंगा भी नहीं पड़े, क्योंकि आखिर में ये सारा जो खर्चा होता है वो जनता की कमर पे आता है। तो उनको वाजिब दर पे गोडाउन बना के किराए पे उनके पार्ट्स मतलब दिए जाए, ताकि वो भंडारण कर सके। जबकि अभी हालत ये है कि जो सरकारी गोदाम बने हुए हैं वो भी बहुत खस्ता हालत में। अच्छा, गोदाम बनाने में कोई मतलब कोई ज्यादा हाईफाई टेक्निक तो करनी नहीं है, आपको 4 दीवारें और छत देनी है, उसमें मतलब कोई पंखे वंखे भी नहीं चाहिए, एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चाहिए। तो ये इतना जब आप विकास कार्य कर रहे हो, तो गोडाउन बनाने में दिक्कत क्या है? तो अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि गोडाउन होते नहीं है, किसानों को मजबूर होना पड़ता है, इसलिए उनको उनकी कीमतें नहीं मिलती। दूसरी, जो सरकारी गोदाम में भी बाहर अनाज सड़ता है, उसके पीछे भी पूरा एक विष चक्र ये चल रहा है कि गेहूं सड़े सड़े तो ब्रूवरीज को जाता है सस्ते दामों में, जो कि सरकार ने लिया होता है एमएसपी पे। तो ये भी पूरा एक चक्र चल रहा है अंदर। तो ब्रूवरीज को कमाने के लिए ये गेहूं उनको दिया जाता है, जबकि वो मिलना चाहिए गरीबों को राशन में। तो जब ये वितरण की तो व्यवस्था समझो कि ठीक है, लेकिन भंडारण की व्यवस्था बिल्कुल टूट चुकी है, उसको काफी सिरे से सुधारने की है। तो ब्रूवरीज को इतना क्यों फायदा करवाना है वो हम सब जानते हैं कि उसका फिर वो जो पैसा है वो सब में पीछे मिली भगत में बांट दिया जाता है। लेकिन कम से कम किसानों को अपना फसल रखने के लिए भंडार बनाए जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो मतलब इसकी जो व्यवस्था होती है भंडारण की, अब देखिए जैसे इस बार एमएसपी से ज्यादा प्राइस मिला गेहूं के लिए, वो किस लिए? क्योंकि व्यापारियों ने देखा था कि यूक्रेन का मतलब अभी बंद है व्यापार, तो हमें अच्छी मतलब कीमत मिलेगी, इसलिए उन्होंने अच्छी कीमत देकर किसानों से गेहूं ले लिया। लेकिन अब देखिए, एक्सपोर्ट तभी होती है कोई चीज जब वो सरप्लस होती है, ठीक है? तो उसको बंद करने की कहाँ जरूरत थी? तो इस तरह तो व्यापारियों को भी घाटा हुआ है, और इसके पीछे मुझे सरकार की मंशा समझ में नहीं आई, क्योंकि एक्सपोर्ट होता, व्यापारियों को फायदा होता, तो हो सकता है कि अगले साल किसानों को ये मतलब ज्यादा भाव मिलते रहते। लेकिन सरकार ने ये निर्यात पे नियंत्रण करके उनकी कमर तोड़ दी है। अब उसके पीछे की मंशा जिसको समझना है समझ सकता है, ना समझना चाहे कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ
प्लस और जब इस बार व्यापारियों ने अच्छे दाम दिए तो फिर हम कमाने से क्यों चूक रहे हैं? हम अभी निर्यात करेंगे, काफी कुछ कमा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से मुझे थोड़ा एक राजनीति इसमें नजर आ रही है कि व्यापार वैसे भी ये कोरोना की वजह से छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है, तो अगर वो कुछ सरभर करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? तो ये जो सब है, हम अनाज पे आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो इसलिए किसानों को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। और अगले साल फिर हो सकता है अगर इस बार गेहूं में मार खाएंगे, दूसरी बार वो कोई दूसरी ये फसल उगाएंगे तो अपने यहाँ फिर उस चीज का कम हो जाएगा उत्पादन, तो हमें फिर मंगवाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए किसान भी आखिर वही देखते हैं कि भाई हम उसमें से कितना कमा सकते हैं, तभी वो बोते हैं, उसी हिसाब से वो फसल भी चेंज कर देते हैं। अगर आज किसी फसल में नुकसान होता है तो अगले साल वो फसल बदल देते हैं। तो ये सब खास समझने की जरूरत है, क्योंकि अनाज के बारे में हम किसी और बात में आत्मनिर्भर हो या ना हो, लेकिन खाने पीने की बाबत में जरूर होना है। और वो किसी भी हालत में उसको मतलब नहीं जाना। आजकल आप देखिए हम तेल के बारे में निर्यात पे निर्भर हो गए, तो अभी हमें कितना दाम देके चुका मतलब बाहर से खरीदना पड़ता है। तो कल को जैसे अब इंडोनेशिया ने पाम ऑयल निर्यात पे जैसे ही बंद किया, अपने यहाँ फट से भाव बढ़ गए, तो फिर ये असर पड़ता है। तो हम अगर आत्मनिर्भर होते हैं तो ये दिक्कत ही है। तो हम किसानों के बारे में ज्यादा सोचे और उनको ये बेसिक सुविधाएं मुहैया कराए। ये एमएसपी का झगड़ा, इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। किसान खुद मार्केट क्रिएट कर लेगा, लेकिन उसके पास भंडारण की सुविधा नहीं है। और यही सारा विष चक्र की जड़ है कि दलाल उनसे मनमानी चीजों भाव पे चीज ले लेते हैं और फिर वो कमाते हैं। जनता को कोई सस्ता कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो ही कमा रहे हैं। तो आप प्लीज भंडारण उपलब्ध करवाइए, गोडाउन बनवाइए, ये भी एक विकास का तरीका है, रोड, रास्ते और पुल के अलावा। जी जलपा जी। जी बिल्कुल, आपके और भाविक जी यहाँ पर आना चाहूँगी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि 2024 के लिए फिर हम कोई ऐसी फॉर्मूला देखेंगे या कुछ ऐसे सूत्रोच्चार देखेंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति का ही फायदा कराए, नहीं कि जनता को उससे कुछ लाभ हो। या फिर हम किसी भी पक्ष की बात कर ले तो ये भी स्पष्ट है कि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी हम देखते हैं कि बटा हुआ है, यानी किसी भी पार्टी का कोई स्टैंड क्लियर नहीं होता है। देखिए, ये बड़े बड़े वादे करना और बड़ी बड़ी सभा करके भीड़ इकट्ठी करना और कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देना ताकि वो 10-12 दिन चले जहां तक इलेक्शन का माहौल हो ना हो, तो ये सब पुरानी बातें हैं। और नेताजी जो है, वो जो भी पार्टियां है, उनको सबको पता है कि जनता को किस तरह से गुमराह करने का। हम 2014 में बहुत सारे वायदे देख चुके हैं। अपने स्लोगन भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पर गैस में अन्याय होता है, ये सब भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे हम लोगों ने देखे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि जब आप लोग सत्ता में आ जाते हैं तो वो सब मुद्दे चले जाते हैं। और कांग्रेस की बात मैं करूं तो उनको जो सत्ता घुमानी पड़ी, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था लोकपाल। लोकपाल का जो अन्ना जी ने आंदोलन किया था, उनमें 3 चीज थी। एक लोकपाल था और एक भ्रष्टाचार था और एक जो महिला जो की वो लड़की की जो बलात्कार वाली थी, निर्भया वाली, उनको लेके भाजपा ने बहुत सारा हंगामा किया था, आंदोलन किया था और ऐसे स्ट्रेटेजी बनाई तो उसके हिसाब से सरकार गिर गई। मतलब कांग्रेस चली गई। लेकिन वही चीज लोकपाल आया नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई, बलात्कार के केसेस भी कम नहीं हुए। आप देखिए निर्भया में होने के बाद उसमें सुधार भी किया कायदे के अंदर, लेकिन फिर भी बलात्कार के केसों इस देश में बढ़ते रहे। वो चीज का लाभ कांग्रेस नहीं ले पाई। तो ये भाजपा और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में ये फर्क है। भाजपा कोई जादू की छड़ी नहीं चलाती है, लेकिन कांग्रेस का जो वीकनेस होता है ना, उसी को पकड़ के वो चलती है।
और कांग्रेस क्या है, उनके जो ऊपर के जो नेता है, जैसे मान लो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वो क्या, उनकी जो राजनीति है बिल्कुल स्ट्रेट राजनीति है। उनको किसी का कपट या ये सब करना उन्होंने सीखा नहीं है। आप देखो उनके भाषण देखना या कहीं पे भी देखना, उन्होंने हमेशा जनता के लिए बात की होगी या देश हित के लिए बात की होगी। लेकिन इसके पीछे की जो अपने उनके कांग्रेस की आप सवारी देखोगे तो कहीं ना कहीं वो लोग ऐसे हड़बड़ाहट में वो निवेदन दे देते हैं, तो उनकी पूरी असर जो है पार्टी में उनकी असर खराब हो जाती है। और कहीं ना कहीं मतदार के अंदर जो दिमाग में वो जो चीज चली जाती है और उनके मत जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। और इनको ये करने के लिए भाजपा बहुत माहिर है क्योंकि कांग्रेस से किसी भी नेता का कोई भी स्टेटमेंट वो चला लेंगे और बोले देखो ये चीज है, ये चीज है। तो कांग्रेस के नेताओं को या आपके नेता या विपक्ष के किसी भी नेता को ये सोच समझकर स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर आपको गुस्सा है या कुछ भी, आपकी स्ट्रेटेजी कहीं पे भी जा सकती है। मैंने देखा हुआ है, राहुल गांधी जी ने कई बार किया हुआ है, नेता उनके जो पार्टी के नेता उनको वार्निंग भी दिया है कि आप किसी भी स्टेटमेंट ना दे। आपने देखा था मणिशंकर अय्यर जी ने जो बोला था, तो उनको 6 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया था। तो बार बार ये चीज समझाने के बाद भी वही गलती ये लोग करते आए हैं। जी रही बात भाजपा के मित्र की, तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस को खाली कोसने के लिए भाजपा है और नरेंद्र मोदी जी है। तो भाई मेरा मित्र को उनको यही कहने का कि चलो भाई, नरेंद्र मोदी जी तो अभी प्रेजेंट में वो तो पीएम है, लेकिन आप तो जो पास्ट में चले गए हैं, पूर्व बड़ा प्रधान नेहरू जी के बिना तो आपका दिन ही नहीं निकलता है। एक रैली मुझे आप बता दीजिए कि कहीं नेहरू जी का नाम नहीं आया हो। तो कांग्रेस जितना मार्केटिंग नहीं करती है, उससे कहीं ज्यादा तो भाजपा वाले नेहरू जी का मार्केटिंग करते हैं। तो अच्छी बात है, कम से कम ऐसे आदमी का याद रखना भी चाहिए, जनता भूलनी नहीं चाहिए, इसीलिए आप लोग अच्छा काम करते हैं। लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजी है उनको भी फॉलो करना भी भाजपा या किसी भी पक्ष देश के लिए अच्छा है। पहले क्या था, हमेशा आप देखिए कोई भी पक्ष सत्ता में आता है, आप भारत का देख लीजिए या विदेश का देख लीजिए, वो जहां से देश है वहां से आगे ले जाने की बात करते हैं, नहीं कि रिवर्स में ले जाने की। अगर देखिए अब 2014 की मैं बात करूं तो डॉलर का भाव 65 था, आज 77-78 पर होने को आया है। अगर आपने उनको मान लो कि भाई 65 की जगह आपने उनको 64 पे कर दिया होता या 65 to 65 किया हुआ था, तो ये आपकी प्रगति है। दूसरी चीज है कि जो देश का जो चीज होता है उसमें 3 ही कैटेगरी आती है, विकास आता है, विकास आता है, अल्प विकास मतलब डेवलप्ड कंट्री, अनडेवलप्ड कंट्री और गरीब। तो विकासशील नामनी तो कोई व्याख्या ही नहीं है किसी देश के अंदर। मुझे एक देश पूरे देश में बता दीजिए, बताओ मुझे विकासशील बता दीजिए। विकसित है, अल्प विकसित है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो विकासशील कहाँ हुआ, अल्प विकसित बोलिए। विकासशील का मतलब क्या, वो तो कोई कैटेगरी में आता ही नहीं, वो तो हर देश ऐसा बोलता है। पाकिस्तान भी बोलेगा हम विकासशील है। हम अंडर डेवलप्ड नहीं है, हम विकासशील है। तो मैं वही, वो तो पहले से ही विकासशील है, लेकिन हम लोग इम्प्रूव कितना किया है 8 साल में। आपकी सरकार है, कितना इम्प्रूव किया है। 350 का बोतल है 1000 में चला जाता है। आप देखिए, आप हमारा ऋण कितना है, नहीं हमारा ऋण कितना है, भारत देश का ऋण कितना है, कर्ज कितना है, आप मेरे को बता दीजिए। भाविक भाई, मैं इम्प्रूवमेंट की आप जो बात बता रहे हो डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में, वो मैं आपको उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सारे आप मेरा डिबेट्स नहीं आप मुझे मैं समझ सकता हूं। आप सुनिए, मैं समझता हूं, मैं भी आप मेरे को एक चीज बताइए कि भारत का बात जरूरी है। नहीं हाँ, भारत का अभी जो कर्जा कितना है वो आप मेरे को बता दीजिए। भाविक भाई, पहले तो आप जो ये बता रहे हो कि रुपये की जो अवमूल्यन की स्थिति की बात कर रहे हो, तो आप 65 रुपये की बात कर रहे हो, वो 2014 की परिस्थिति थी। लेकिन 2004 में वो 43 रुपया था डॉलर। तो 43 से 65 बिना कोई वजह 43 से 65 हो गया था। उसके प्रतिशत आप गिनो और 65 से 77 गिनो
वो इस परिस्थितियों के बावजूद तो आपको फर्क पड़ेगा कि रुपया क्या मजबूत हुआ है। दूसरी बात कि अच्छा, करेंसी, हाँ हाँ करेंसी, समझ गया, एक सेकंड, समझ गया, करेंसी समझ के गया। आप बास्केट में परसेंटेज बता रही है ना। कांग्रेस नहीं, समझ नहीं कर गया। सकेगी, एक वही सेकंड, उसी बात पे तो आपने एक मत सेकंड। मांगे थे उर्वी जी। भाविक वही भाई, मैं एक बताऊं, सेकंड। आपके सुनिए दूसरी सुनिए, बात, एक मिनट, चलो आप कंटिन्यू चलो रखिए। शुक्र है कि आप अटल जी कंटिन्यू रखिए। अटल जी तो कहीं ना मैं कहीं याद कंप्लीट आए। करता हूँ, मैं कंप्लीट करता हूँ। रुपये की बात है। इसमें करेंसी का बास्केट होता है, उसमें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड होता है, यूरो होता है, युआन होता है, येन होता है। ये चारों करेंसी के सामने छिले लास्ट 8 इयर्स आप फिगर्स देखिए तो रुपये की स्थिति मजबूत हुई है। तो 5 ठीक है, आप करेंसी में मानिए से ना, 4 आप मानते हैं, लेवल पर तो ज्यादातर तो एक मिनट, डॉलर से ही आप मुकाबला मानते होता हैं, है। एक मिनट डॉलर जलपा बहन, तो डॉलर अगर बढ़ा है, अगर वो इसकी चीज क्या है, वजह है? सुनिए सुनिए, जी आप जी आप बताइए। पीएम मोदी साहब ने कहा था कि जब रुपया डॉलर के समान गिरता है तो उसमें प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। जी तो आप ये समझते हैं कि अभी 77 है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है? अभी की जो परिस्थिति है वो समझते हैं कि क्या किस बात नहीं नहीं, अभी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये मनमोहन गिरी सिंह है। को सुनिए, नहीं समझना था। अरे इसका आप मतलब तो ये होता है कि मनमोहन सिंह को आप नहीं समझना था। दो वो करके कैसे बोल प्रधानमंत्री सकते हैं? पूरे देश के थे उस आप ये वक्त तो भी। मानते हो ना, आप ये तो फैक्ट्स तो मानते हो ना कि पाउंड के सामने, यूरो के सामने, युआन के सामने, येन के सामने हमारा रुपया 7 मुद्दा साल मत में मजबूत हुआ भटकाइए। है। आप समझ डॉलर लीजिए, तब आप आपने क्यों गलत नहीं बात देखा? कर रहे हैं। डॉलर बिल्कुल वर्ल्ड नहीं, लेवल, सुनिए सुनिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमत भी कहो तो वहां पर आप डॉलर लेकर आ जाते हो। वजह- अगर प्रति बैरल की बात इंटरनेशनल करें मार्केट वहां पर डॉलर से प्रश्न नहीं चलता आता है है। यूरो या और कोई करेंसी का। हाँ, बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनल बिल्कुल मार्केट नहीं। अगर डॉलर आप से चलता वर्ल्ड है। ट्रेड की बात कर रहे हो तो पाउंड बैलेंस करने के लिए हाँ, डॉलर ही आता जलपा है। जी, डॉलर ही चलता है, डॉलर ही चलता है। चलता बिल्कुल नहीं उर्वी जी, आप भटका रहे हो। वैसे भी मेरे जलपा पास जी, समय का नहीं, नहीं, ऐसी अभाव बात नहीं है, है। समय का अभाव है। डॉलर- आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। ठीक है। तो आज का हमारा मुद्दा ये था मिशन 2024 का कि कांग्रेस ने आखिरकार टास्क फोर्स का भी गठन किया। अब मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि चिंतन शिविर वैसे तो होती है, स्ट्रेटेजी भी डिसाइड होती है, लेकिन साथ ही ये मायने भी रखता है कि जो भी समिति बनाए या जो भी गठबंधन हम अगर कर ले तो वो आखिर तक एक डायरेक्शन में भी चले। और साथ ही भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है कि सबसे पहले तो उन्हें अपने जो 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उनकी सारी उपलब्धियां जन जन तक पहुंचानी है। और साथ ही 2024 के तहत अभी से ही जो कार्य है वो शुरू कर दिया भी जाएगा। यूपी की बात करें तो यूपी में भी डिसाइड हो गया है कि हर विधायक को कितने बूथ संभालने होंगे, संसद को कितने बूथों का ध्यान रखना होगा, ताकि 2024 तक वो हर विस्तार में, हर क्षेत्र में मजबूती हासिल कर सके। अब देखना तो आगे वही होगा कि मिशन 2024 के तहत कौन सी पार्टी सक्सेसफुल रहती है या फिर जनता को उससे क्या मिल जाता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।